नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आइए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो हमें यहाँ पर प्रश्न में क्या दे रखा है? 20, 11, 102 और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है। तो जब कभी भी इस प्रकार का कोई प्रश्न आएगा तो हम क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं का आपस में संबंध देखते हैं कि 20 का संबंध 11 से कैसे है। उसी प्रकार 102 का संबंध हमारा यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर आएगा। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 20 11 कैसे बन गया, इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 20 को देखेंगे 11 कैसे बन सकता है। तो 20 को हम 11 बनाने के लिए क्या करेंगे, 20 को हम 2 से भाग दे देंगे। 20 को हमने 2 से यहाँ पर भाग दे दिया तो हमारा क्या आ गया, यहाँ पर 10 आ गया। अब 10 में क्या करेंगे कि 11 बन जाए, यहाँ पर एक प्लस कर देंगे। एक प्लस कर दिया तो हमारा यहाँ पर 11 आ गया। तो हमने यहाँ पर 11 फाइंड कर लिया। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 102 को भी कर देंगे 2 से भाग। 102 को कर दिया हमने 2 से भाग, तो हमारा यहाँ पर क्या आ गया, 51 आ गया। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें एक प्लस कर देंगे। एक प्लस करने के बाद हमारा यहाँ पर 52 आ गया। तो ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी में हमें यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर 52 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा, 52। 52 आ गया हमारा यहाँ पर। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर संबंध निकल आया, 102 का संबंध 52 से हो जाएगा। जिस प्रकार 20 का संबंध 11 से है, उसी प्रकार 102 का संबंध 52 से है। एक कतार में मैं सामने से 19वें स्थान पर और पीछे से 26वें स्थान पर हूं। कतार में कितने व्यक्ति खड़े हैं? तो प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, अगर एक कतार एक लाइन है और आगे से गिनने पर मैं 19वें स्थान पर हूं और पीछे से गिनने पर 26वें स्थान पर हूं, तो उस लाइन में कितने व्यक्ति खड़े हैं? तो इस प्रश्न का आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा 19 और 26 को प्लस कर देंगे। 19 प्लस में 26 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 45 आ जाएगा। 19 प्लस 26 बराबर 45। अब क्या करेंगे, इसमें से एक माइनस कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि जब कतार को सामने से गिना गया तो मैं 19वें स्थान पर था और पीछे से गिना गया तो 26वें स्थान पर, यानी कि मेरे को सामने से भी गिन लिया गया है और पीछे से भी गिन लिया गया है। तो 2 बार गिना गया है, इसलिए एक संख्या माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पर 44 आ जाएगा। अब इस लाइन में कितने व्यक्ति खड़े हैं, 44 व्यक्ति खड़े हैं। अब देखेंगे दूसरा तरीका। अब दूसरी तरीके से हम क्या करेंगे, अगर मैं इस कतार में हूं तो मेरे आगे कितने लोग होंगे, 18। ठीक है, आगे से गिनने पर। और मेरे पीछे कितने लोग होंगे, उनको प्लस कर देंगे। मेरे पीछे, तो मेरे पीछे कितने लोग होंगे, 25 लोग होंगे। क्योंकि जब मेरे पीछे से गिना गया मुझको तो मैं कितने 26वें स्थान पर था, तो इसका मतलब मेरे पीछे 25 लोग हैं। अब इनको हम प्लस कर देंगे आपस में, तो हमारा क्या आ जाएगा, 43 आ जाएगा। अब मैं भी तो खड़ा हूं तो एक मैं भी प्लस हो गया, तो बराबर क्या आ गया हमारा, 44 आ गया। इस प्रकार से भी आप सॉल्व कर सकते हैं इस प्रश्न को। तो ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए में ही हमारा 44 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इस कतार में कितने लोग हो जाएंगे, मेरे को मिला के 44 लोग हो जाएंगे। नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी एक प्रकार से है और एक भिन्न है। कौन सा शब्द अन्य से अलग है? तो हमें यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं। इसमें हमें क्या करना है, पता करना है कि 3 शब्द कौन से एक प्रकार से संबंधित है और एक उनमें से अलग है, इन चारों में से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन शब्दों को ध्यान से पढ़ के समझेंगे किस चीज के बारे में ये शब्द बात कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में वेल दे रखा है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में शार्क दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी में डॉल्फिन दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी में मैकरल दे रखा है। इन चारों शब्दों का संबंध मछली प्रजाति से है। ये चारों की चारों मछली है, लेकिन इन चारों में से एक अलग है। यानी कि 3 तो समान है, एक समान है, लेकिन एक अलग है। उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इन शब्दों को जब हम ध्यान से देखेंगे यानी समझेंगे तो हमें पता लग जाएगा। वेल क्या है दोस्तों, एक भारी मछली है जो कि समुद्र में पाई जाती है। शार्क क्या है, ये भी एक विशालकाय मछली है। वेल हालांकि बड़ी है, लेकिन शार्क भी बहुत बड़ी होती है, ये भी समुद्र में पाई जाती है। डॉल्फिन क्या है दोस्तों, ये भी विशाल मछली है,
बड़ी मछली है। लेकिन मैकरल क्या है, मैकरल एक छोटी सी मछली होती है, ये एक आपके उंगली के बराबर होती है, 1 इंच की। और इन चारों में से इसका साइज सबसे छोटा होता है, यानी कि छोटे से भी छोटा, बहुत ज्यादा छोटा मैकरल, यानी 1 इंच की, आपकी एक उंगली के बराबर। लेकिन वेल, शार्क और डॉल्फिन का आकार बहुत बड़ा होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी में दिया गया मैकरल इन चारों में से अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमको इन चारों में से एक भिन्न की पहचान करनी थी, जो कि हमारा मैकरल है, बहुत छोटी सी मछली होती है इन चारों के मुकाबले। यदि सी बड़ा है ए से लेकिन बी से छोटा है, तथा डी छोटा है ई से लेकिन सी से बड़ा है, तब इनमें से कौन सा निश्चित निष्कर्ष हो सकता है। तो जब कभी भी इस प्रकार का कोई प्रश्न आएगा, तो हमें क्या करना है, इसको ध्यान से पढ़ना है, दोबारा पढ़ना है और याद कर लेना है या फिर लिख लेना है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, आइए बताते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न को दोबारा पढ़ेंगे। यदि सी बड़ा है ए से, कौन बड़ा है, सी ए से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, सी को ऊपर लिख लेंगे और ए को नीचे लिख लेंगे। इससे क्या पता लगता है हमें, सी बड़ा है ए से। और उसके आगे प्रश्न में क्या बताया जा रहा है, लेकिन बी से छोटा है। कौन छोटा है, सी। सी बड़ा है ए से तो बड़ा है लेकिन बी से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, बी को सी के ऊपर लिख लेंगे। अब इससे क्या हुआ, बी क्या हो गया, बड़ा हो गया सी से, और सी किससे बड़ा हो गया, ए से बड़ा सी से बड़ा बी। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख लेंगे। फिर प्रश्न को आगे पढ़ेंगे। तथा डी छोटा है ई से, डी क्या है, ई से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, डी को लिख लेंगे ई के नीचे, ई और डी। इससे क्या पता लगता है हमें, ई बड़ा है डी से बड़ा है ई, तो हमने ई को ऊपर लिख लिया डी के। उसके आगे प्रश्न में क्या कह रहा है, लेकिन सी से बड़ा है। कौन सी से बड़ा है, डी छोटा है ई से तो छोटा है डी, लेकिन सी से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, सी को छोटा कर देंगे, यानी कि डी के नीचे रख देंगे, छोटा है डी से। सी क्या है, लेकिन सी से बड़ा है। डी क्या है, सी से बड़ा है। डी क्या है, सी से बड़ा है। तो इस प्रकार हमने सी को डी के नीचे रख लिया। अब प्रश्न में कहता है, तब इनमें से कौन सा निश्चित निष्कर्ष हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑप्शनों को देखेंगे। ऑप्शन ए में क्या बताया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा है, ई सबसे बड़ा है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, हमारा बी और ई दोनों ऊपर है, यानी कि एक समान में है। लेकिन इस प्रश्न में, पूरे ही प्रश्न में बी और ई का संबंध नहीं बताया गया है। तो हम नहीं बता सकते कि ई सबसे बड़ा है या छोटा है किसी से। तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे, बी सबसे बड़ा है। तो दोस्तों यही बात दोबारा आ गई, क्या आ गई, कि बी और ई का कोई संबंध नहीं है, और बी और ई सबसे ऊपर है, तो बी भी बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि ई भी हो सकता है। इन दोनों में संबंध नहीं बताया गया है, लेकिन ये दोनों अपने अपने ग्रुप में बड़े हैं, तो ये भी निश्चित निष्कर्ष नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी में हमारा निश्चित निष्कर्ष नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे, डी बड़ा है बी से। तो दोस्तों इस प्रकार क्या हो गया, हमारा बी, ई और डी का संबंध पूरे ही प्रश्न में नहीं दिया गया है। तो हम ये भी नहीं बता सकते कि डी जो है वो बी से बड़ा है। डी ऊपर भी हो सकता है, कहीं नीचे भी हो सकता है। तो ये निश्चित निष्कर्ष नहीं हो सकता, क्योंकि प्रश्न में हमें बी, ई और डी का कोई संबंध ही नहीं दिया गया। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी में क्या दे रखा है, ए सबसे छोटा है। तो ए इस ग्रुप में तो सबसे छोटा दिख रहा है क्योंकि सबसे नीचे है। ठीक है, और तो और दूसरे ग्रुप में क्या है, सी सबसे छोटा है क्योंकि सी सबसे नीचे दिख रहा है। लेकिन सी हमारा यहाँ पर भी दिख रहा है जो कि ए से ऊपर है, यानी कि ए से बड़ा है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारा ए सबसे छोटा हो जाता है, क्योंकि सी बड़ा है ए से और इस ग्रुप में सी सबसे छोटा है।
तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाता है, ए सबसे छोटा है। निम्न संख्या श्रृंखला में कितने 7 ऐसे हैं जिनके पहले 5 और बाद में 8 आता है। तो प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, हमें ऐसे 7 संख्याओं को ढूंढना है जिनके पहले 5 हो और बाद में 8 हो। तो आइए चलिए ढूंढते हैं। यहाँ पर देखेंगे 7 दे रखा है लेकिन इसके आगे कोई संख्या नहीं दे रखी, तो ये 7 गिना नहीं जाएगा। यहाँ पर 7 दे रखा है लेकिन इसके आगे क्या दे रखा है, 8 दे रखा है, लेकिन हमें पहले यानी कि आगे कौन सी संख्या देखनी है, 5 को देखना है, तो ये भी गिना नहीं जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 7 दे रखा है और उसके आगे 7 दे रखा है, तो ये भी गिना नहीं जाएगा। ठीक है, फिर हमें यहाँ पर 7 दे रखा है, इसके आगे 8 दे रखा है, ये भी नहीं गिना जाएगा। यहाँ पर 7 दिया गया है और इसके आगे 5 दिया गया है, पहले हमें क्या देखना है, 5 देखना है। फिर उसके बाद 7 के पीछे 8 दे रखा है, तो यहाँ पर 7 के पीछे 8 भी दे रखा है, तो हमें एक 7 तो ऐसा मिल गया है जिसके आगे 5 है और पीछे 8 है। अब देखेंगे यहाँ पर भी 7 दे रखा है और इसके आगे 5 भी है और इसके पीछे 8 भी है, तो दूसरा 7 भी हमें मिल गया जिसके आगे तो 5 है और पीछे 8 है। अब यहाँ पर भी 7 दिया गया है लेकिन इसके आगे 8 दे रखा है, तो ये भी हमारा काउंट नहीं होगा। यहाँ पर भी अंत में भी 7 दिया गया है और इसके पीछे तो कोई संख्या नहीं है, तो ये भी काउंट नहीं होगा। ठीक है, अब हमें ऐसे 7 कितने मिले जिनके आगे 5 है और पीछे 8 है, तो इनकी संख्या 2 है। तो ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी में हमें यहाँ पर 2 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमें ऐसे 7 कितने मिले जिनके आगे 5 है और उसके पीछे 8 है, तो इनकी संख्या है 2। 2 हमें ऐसे 7 मिले जिनके आगे 5 है और पीछे अंत में 8। ये प्रश्न आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। इस प्रकार के प्रश्न आमतौर पर रेलवे के ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।